वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान, अमेरिका और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और उसके तनाजुर में होने वाली जो अहम पेशरफ्त है जिसके हवाले से बहुत बहस भी हो रही है। 3 रोज़ कबल पाकिस्तान के जो नए मुकर्रर करदा मुशीर बराए कौमी सलामती हैं डॉक्टर मुईद यूसुफ, उनकी अपने काउंटर पार्ट यानी कि अमरीकी हम मनसब जो हैं जेक सलिवन, उनके साथ जिनीवा के अंदर पहली बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। कहा यह जा रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई, कि इसके अंदर पाक अमरीका दो तरफ़ा जो ताल्लुकात हैं और बाहमी ताउन है ख़ित्ते के अंदर, इनको बढ़ाने की बात की गई। और जनरली यही मीडिया रिपोर्ट सामने आई कि बहुत एक मुस्बत मुलाकात रही। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से इस साल सितंबर तक अपनी सब फोर्सेस निकालने का दावा कर चुका है और सदर बाइडन के मुताबिक मई के महीने से ही जो फोर्सेस हैं उनका निकलना वहाँ से शुरू हो चुका है। मगर इस मुलाकात के दूसरे ही रोज़ अमरीकी मीडिया में काफ़ी सी ख़बरें आईं और इसके अंदर इस तरह की गुफ्तगू हुई या बात की गई कि किस तरह अमरीका जो है वो पाकिस्तान के साथ अपना जो अस्करी ताउन है उसको एक दफ़े फिर बहाल या बढ़ाने की सोच रहा है। और साथ में ये भी कहा गया कि अफ़गानिस्तान की एक ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर नज़र रखने के लिए अमरीका जो ख़ित्ते के अंदर तमाम ममालिक हैं उनके साथ सिक्योरिटी ताउन भी बढ़ाएगा। इसी तनाजुर के अंदर पेंटागन के एक ऑफिसर ने जिक्र किया कि माजी के अंदर इस तरह की सूरत हाल के अंदर अमरीका जो है वो अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन संभालने के लिए या ओवरसी करने के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करता रहा है। मगर गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह ऐलान किया कि ना तो पाकिस्तान अमरीका को अपनी एयर बेसेस देगा और ना ही ड्रोन हमलों के लिए जो फ़ज़ाई हदूद हैं उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान जो है उनका भी इन ख़बरों के ऊपर एक शदीद रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस किस्म का कोई जो कदम है अगर लिया गया तो वो उन्होंने कहा कि ये एक तारीख़ी गलती होगी। इस इशू के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत सीनियर डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, ही इज़ बेस्ड इन वाशिंगटन DC, और हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी साहब, ये भी एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और दिफाई अमूर पे ये भी गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। डॉक्टर कामरान सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, हमें ये बताइएगा कि ये जो मुलाकात हुई, ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो इसको देखा जा रहा है कि एक बहुत मुस्बत कदम है, बहुत अच्छे एक इन्वायरमेंट के अंदर मुलाकात हुई, बट अमेरिका में सर इसको किस तरह देखा जा रहा है कि ये मुलाकात किस तरह हुई? वॉज इट अ वेरी पॉजिटिव मूव? जो इसके अंदर डिस्कशन भी हुई और ये भी कि इसका मकसद क्या था सर? देखें, एक बात तो ये, पहला सवाल आपका है कि इनको कैसे देखा जा रहा है। तो अमेरिका के अंदर जाहिर है उस तरीके से नहीं देखा जा रहा जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी अहम अमरीकी ओहदेदार की अपने पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात बहुत माने खेज है और बहुत अहमियत की हामिल है। अमेरिका के अंदर चूंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी रियासत है, दुनिया के सुपर पावर है, उसको बहुत सारे इश्यूज को डील करना है, तो वो जब खबरें आती हैं तो वो उसमें कहीं गुम हो जाती है और पूरी तरीके से नहीं पता चलता। तो जहां तक परसेप्शन का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि अभी उसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं देखें। जाहिर है जब अमेरिका ने ये फैसला कर लिया है और अब वो इनखला का प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो सवाल ये उठता है कि अब अफगानिस्तान को मैनेज करने के लिए अमरीकी जो मिलिट्री है और अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिनमें इंटेलिजेंस सर्विसेज भी हैं, वो सब कैसे जो है ना कार्रवाई करेंगी। वो अपना जो, क्योंकि गुज़िश्ता 20 साल से एक बिजनेस एज यूजुअल था कि आपके पास जो है बगराम है, दीगर और अड्डे हैं, कंदहार एयरफील्ड है, इस तरह के दीगर जो है आपके पास वो फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन अब वो जो नहीं रहेंगी तो जाहिर है उसके अल्टरनेटिव भी तो कुछ होना है। इसी चक्कर में पाकिस्तान से बात की जा रही है, क्योंकि हकीकत है जुग्राफियाई एतबार से पाकिस्तान जो है वो अभी तक तो वही एक मेजर लैंड राउट है जो अफगानिस्तान की जानिब जाता है बरास्ता पाकिस्तान। इसी तरीके से सेंट्रल एशिया के जो है ना ममालिक से, उज़्बेकिस्तान वगैरह से बातचीत की जा रही है और दीगर कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से कि भाई वहाँ पर भी अड्डे होने चाहिए जहाँ से अफगानिस्तान को मॉनिटर किया जाए। तो ये कोई हैरत की बात नहीं है, ये अपना एक इंटेंट है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट,
जिससे पाकिस्तान में अड्डे जो है की बात की जा रही है, तो ये एक इसके ऊपर जो है वो ज़ाहिर एक सियासी रद्द-ए-अमल आएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो सब ज़ाहिर है पब्लिकली जब बयान देंगे, ये उनकी जॉब है कि वो जो है पब्लिक रिलेशंस को मैनेज करें। जब वो बयान देंगे, ये किसी भी कोई भी जो है ओहदेदार किसी मुल्क का जब मीडिया से बात करेगा तो उसको ये चीज़ मलूज़ ख़ातिर रखनी है बात करते वक़्त। ज़ाहिर है उस वक़्त वो ये नहीं बता सकता कि हाँ भाई क्या कर रहे हैं। लेकिन ये हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि जो मोईद यूसुफ साहब की मुलाकात हुई है जेक सलिवन से, तो वो उस एक पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है ये कि माज़ी को जो है वो से हटकर जो ट्रांज़ैक्शनल एक पाकिस्तान का रिलेशनशिप रहा है अमेरिका के साथ कि भाई जो है हमारी ये ज़रूरत है लेकिन हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपके साथ किसी किस्म का ताल्लुक कायम नहीं कर सकते, हम ये बस टैक्टिकली रखेंगे। ये एक मौका है पाकिस्तान के लिए कि जो 80 की दिहाई में हुआ, फिर उसके बाद 9/11 के बाद जो हुआ और जो 20 साल गुज़श्ता 20 सालों में होता आया है, तो उसको तब्दील किया जाए, पाकिस्तान और अमेरिका की नौइयत जो रिलेशनशिप है उसकी नौइयत को बदला जाए। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि ये जो है पाकिस्तान की डिमांड है कि भाई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को पाकिस्तान अब क्या दे सकता है? पाकिस्तान जो है कि इस वक़्त अमेरिका को चाहिए क्या और पाकिस्तान दे क्या सकता है? वो है मिलिट्री बेसेस एंड फैसिलिटीज़ और मिलिट्री जो है कोऑपरेशन। बिल्कुल जी। शहजाद चौधरी साहब, जो कहा डॉक्टर कामरान बुखारी से, इट्स वेरी क्लियर कि अमेरिका का तो इंटरेस्ट जो है या जो दिलचस्पी है पाकिस्तान के साथ पाक अमेरिका ताल्लुकात के अंदर, वो तो शायद माजी से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। मगर डॉक्टर कामरान इज स्टिल ऑप्टिमिस्टिक, वो समझते हैं कि ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए। बट सर, ये जो एक सिक्लिकल हिस्ट्री है पाकिस्तान और अमेरिका की, जिसके अंदर वो हमें हमेशा देखते हैं या उनको पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है, अफ़गानिस्तान के हवाले से हम हमेशा यही शिकायत करते हैं कि एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होनी नहीं चाहिए, हमें इसको मज़ीद मजबूत करना चाहिए, कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए। बट क्या सर इस दफ़े ये एक ऐसा मौका है कि पाकिस्तान विल बी एबल टू डू समथिंग डिफरेंट, या हमेशा की तरह हम गुफ्तगू ही करते रह जाएंगे और इवेंचुअली होगा उसी तरह जैसे माजी में हुआ कि हम एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को जितना कैश कर सकते हैं हम कर लेंगे? द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन इट्स ईटिंग। ये तो देखा जाएगा कि अमेरिका और पाकिस्तान किस नहज पे बैठते हैं। हमें ये मालूम है कि अमेरिका यहाँ से अफ़गानिस्तान से ख़ास तौर पे और इस खत्ते से भी अब काफ़ी हद तक इस तरीके से निकलना चाह रहा है कि ईरान के साथ मामलात को किसी तरीके से स्टेबल करना चाहता है। वो जो एक दुरुस्तगी थी तल्लुकात के अंदर ईरान के साथ ट्रंप के ज़माने में, उसको रिपेयर करने की कोशिश हो रही है। फिर उसके बाद उसने इन्फ्लुएंसेस बढ़ाए हैं यूएई, सऊदी अरेबिया वगैरह के साथ, या बहरीन और बाकी ममालिक के। इसराइल का एक इनपुट वहाँ पे इन्फ्लक्स आया है, जिसकी वजह से एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो कि पहले अमेरिका को खुद मौजूद रह के करना पड़ता था, अब उसको लगता है कि अगर इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे मिडल ईस्ट के अंदर, तो हो सकता है कि एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव वो शायद वो उस तरीके से हो पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका कोई बहुत ज़्यादा शौकीन है इस वक्त। अगर इतना शौकीन होता अफ़गानिस्तान के मामलात के ऊपर नज़र रखने के लिए, तो फिर अफ़गानिस्तान से निकलता ही ना। तो मैं आम तौर पे ये कहता हूँ कि देखिए, इस वक्त अमेरिका की सबसे पहली ख्वाहिश क्या होगी? पहली ख्वाहिश ये होगी कि जितनी अफवाज वहाँ पे हैं वो खैर खैरियत से, बगैर किसी इंटरफेरेंस के वहाँ से निकल आएँ। यही सवाल पूछा गया उनके डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से उस डिपोजिशन के अंदर जो बुनियाद बनी उस सारी बहस की, जो कि हमारे यहाँ छिड़ चुकी है। तो उन्होंने कहा कि हम अपना इंश्योर करेंगे कि जब हमने अफवाज निकालनी है तो हम उनके दिफा का मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं और दिफा करेंगे और उनको लेके आएंगे। ये उनके कमांडर्स ने भी बहुत 2-3 मरतबा बड़ा क्लियरली बोला है कि हमें जहाँ तक मुमकिन होगा हम अपने ऑपरेशंस करेंगे अपने अफवाज को सेफली निकालने के लिए। दूसरा सवाल ये था कि क्या अफगानिस्तान में मामलात ख़राब होने का अंदेशा तो नहीं है, और अगर है तो फिर उस सूरत में आप किस पे उसका फिर क्या इलाज करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वहाँ की मिलिट्री के साथ, वहाँ उनके साथ इस किस्म के हैं कि हम चाहेंगे कि पाकिस्तान अपना रोल अदा करे कि मामलात इतने ख़राब अफगानिस्तान में ना हो। वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान का जो असर रसूख तालिबान पे है वो इस हद तक अभी भी मौजूद है। अगर पाकिस्तान चाहे तो वो उनको मजबूर कर सकता है कि वो अशरफ गनी के साथ सेटलमेंट कर लें और एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए किसी तरीके से, और ये जंग का इंतशार या जो पॉसिबिलिटी या खदशात हैं ये ना हो। ये दूसरा सवाल था उनका। अच्छा, अब इसमें कहीं पे भी ये सवाल नहीं आया उनकी तरफ से या किसी और चीज़ के अंदर जिसके अंदर कि उनको अड्डों की ज़रूरत हो। जब हम अड्डों की बात करते हैं तो अड्डों की बात हमें इस तरह देखनी चाहिए कि अड्डे चाहिए होते हैं जब आप फोर्स बिल्डअप करते हैं।
फोर्स को डेवलप करना है। आपने अफगानिस्तान में जाना था 20 साल पहले, आपको इंटरम बेसिस चाहिए थे जहाँ पे आप लॉजिस्टिकली अपनी फोर्स को पोजीशन करते, वहाँ पे जंप ऑफ पॉइंट्स बनाते और फिर कंधार जाते, जलालाबाद जाते वगैरह वगैरह, जो उन्होंने किया उस वक्त उनकी ज़रूरत थी। आज तो ये 2500 फौजी लेके वापस निकल रहे हैं। तो जब निकलते हैं तो आप जो बेसिस हैं उनको खाली करते हुए जाते हैं, तो इसलिए इसका कोई खदशा नहीं है। बाकी जहाँ तक इसमें कोई शक नहीं कि एयर लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ग्राउंड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन पर यूएनएससी रेजोल्यूशंस ऑफ 1267, 1373 आज भी कायम है, आज तक ऑपरेशनल है, आज तक चल रही हैं। उसी की बुनियाद पे अमरीकी अफवाज वहाँ पे अपने आप को सस्टेन किए हुए थी। एक फाइनल जो लिटमस टेस्ट हमें देखना है कि मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में मामला बहुत ख़राब हो जाते हैं, बहुत ख़राब हो जाते हैं अमेरिका के जाने के बाद। तो मुझे ये बताइए, हमें सबसे ये सवाल पूछना चाहिए, तो क्या हम ये तवक्को करते हैं कि अमेरिका वापस जाएगा उसको अफगानिस्तान में मामला को सुधारने के लिए? अगर इतना ही डर और खौफ है तो छोड़ता ही कभी सही सर, ये इसी नुक्ते के ऊपर हम बात करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर कामरान बुखारी साहब से और शहजाद चौधरी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के हवाले से आजकल मीडिया में बहस एक छिड़ी हुई है, पार्लियामेंट के अंदर भी हुई। मुईद यूसुफ साहब की अपने काउंटर पार्ट से जो मुलाकात थी जनीवा में, उसके बाद जी डॉक्टर कामरान, जो शहजाद चौधरी साहब ने अभी सवाल उठाया बहुत अहम है कि सितंबर तक फोर्सेस निकल जाएंगी, बेसिस चाहिए अमेरिका को, चाहे वो पाकिस्तान से भी बात कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया से भी, मगर क्या जब हालात अफ़गानिस्तान में अगर ख़राब होते हैं बहुत सितंबर के बाद, तो क्या अमेरिका वापस आएगा? फोर्सेस को क्या वो वापस लेके आएंगे? और या जैसे हमने 90s में देखा कि एक ऐसी सूरत हाल होगी जहां पाकिस्तान विल बी लेफ्ट टू डील विद इट, क्योंकि उनके बॉर्डर्स के ऊपर सिचुएशन है। अब बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी का कोई इतना इंटरेस्ट नहीं होगा। जी देखें, उसमें शहजाद साहब की बात बिल्कुल सही है, मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक करता हूं। उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा और उनके सवाल का उसको आगे लेके जाना चाहूँगा कि देखें 2011 में इराक से मुकम्मल इनखला हुआ था और बहुत बड़ी फौज का इनखला हुआ था। मतलब जो है उस वक़्त रेजिडुअल फोर्स उस साल में तकरीबन 40-50 हज़ार सोल्जर्स थी। दिसंबर 31, 2011 में पूरी की पूरी फौज अमेरिका ने निकाल ली। 4 साल के बाद 3 साल के बाद 2014 में उसको दोबारा 5,000 फौजी भेजने पड़े इराक के अंदर, आईसिस के जो क्राइसिस है उसको निपटने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ऐसे हालात की ऑलरेडी जो है अमेरिका कंटिजेंसी प्लानिंग कर रहा है कि जो अगर को हालात खराब हो जाते हैं तो कम अज कम अमेरिका के पास वेयरविदऑल हो कि वो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कर सके। और वो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट कहाँ से आएगी? उस वक्त आप अमेरिका से तो उठ के नहीं जाएंगे, या पर्शियन गल्फ से, या किसी और अड्डे से यूरोप के अंदर या ईस्ट एशिया के अंदर। तो जो है उसके लिए एक तैयारी है, तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इनखला है वो इस वजह से हो रहा है कि अब वो मिशन तब्दील हो गया है। अब जो मिशन होगा वो ये होगा कि भाई देखें, हमने वहाँ पे नेशन बिल्डिंग करने की कोशिश की, वो हमसे नहीं हो सकी और ना ही हम कर सकते हैं, तो क्यों हम अपना जो है वक्त और जो है ज़ाया कर रहे हैं और क्यों अपने रिसोर्सेज उसमें लगा रहे हैं। तो अब मिशन ये होगा कि भाई उसको मॉनिटर करना, मैनेज करना, इंटेल ऑप्स, ड्रोन स्ट्राइक्स, अपना फिक्स्ड विंग और रोटरी एयरक्राफ्ट स्ट्राइक्स को जो है ना मैनेज करना और मॉनिटर करना। बट डॉक्टर साहब माफ करिएगा, आपकी बात ये काट रही हूँ यहाँ कि मॉनिटर किस चीज़ को करना है? मॉनिटर अफगान तालिबान को करना है, मॉनिटर काबुल की हुकूमत की सिचुएशन को करना है, या आईसिस या दाइश और अलकायदा को करना है? ये भी तो फैसला करना पड़ेगा कि मॉनिटर क्या करना है अमेरिकन फोर्सेज ने। तमाम लोगों को उसमें आरिफा, तमाम लोगों को, तमाम एक्टर्स को मॉनिटर करना है, पूरी की पूरी डायनामिक को मॉनिटर करना है कि भाई वहां पर क्या हो रहा है, ताकि जो है वक्त ये ना हो कि जो है वे कॉट ऑफ गार्ड। तो ये तो एक कुदरती अमल है कि देखें कि पॉलिटिकल जो प्रोसेस है वो चल रहा है, नहीं चल रहा, क्या काबुल हुकूमत जो है वो कमजोर हो रही है, तालिबान जो है वो उनकी ताकत बढ़ रही है, आईसिस कहां पर है, दीगर और क्या है। तो इसमें पाकिस्तान, जाहिर है चौधरी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर जो है ये छोड़ा जाएगा कि भाई आप जो है इसको करें, इसको फ्रंट लोड करें और हम जो है बिहाइंड द सीन्स सपोर्ट का रोल करें
पता चलता रहे, क्योंकि आखिर हमने इतना पैसा लगाया है, इतना वक्त लगाया है, इतने लोग मारे गए हैं, तो क्या उस जो है ना व्हाट वाज ऑल दैट फॉर, तो उसका कोई हासिल भी तो हो ना। एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, तो वो मैनेजमेंट सिस्टम की खद और खार जो है इस वक्त उसको देखा जा रहा है। जी शहजाद चौधरी साहब, सर बड़ी अहम बात की डॉक्टर कामरान बुखारी ने जो जिक्र किया इराक का, एक तरफ वो कह रहे हैं कि मॉनिटर करना है, इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करना है, चाहे अफगान तालिबान हो, काबुल की हुकूमत हो, आईसिस हो, दाइश हो। पर सर आप अगर इस सूरत हाल को देख रहे हैं और जो उन्होंने एक पैरेलल ड्रॉ किया या एग्जाम्पल दिया इराक का और 2014 में के फोर्सेस वापस भेजनी पड़ी, तो सर ये 2014 वाली सूरत हाल अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए क्या होगी? सिर्फ एक सूरत में, अगर अलकायदा जैसी सिचुएशन दोबारा बन जाती है अफगानिस्तान में। अब अलकायदा जैसी सिचुएशन अगर बनती है तो वो सिर्फ अमेरिका के लिए ख़तरनाक नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए और ख़त्ते के बाकी ममालिक के लिए भी उतनी ख़तरनाक है। पिछले 40 साल में या कम से कम 20 साल में हमने इस खत्ते ने जिस किस्म के सबक लिए हैं, उसके अंदर एक बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि जब भी इस किस्म की किसी फोर्स को यहाँ पर पाँव जमाने की जगह मिली या दी गई, क्या वजह है कि हम सब शाकी हैं इस चीज़ से कि तालिबान मुकम्मल तौर पर हावी हो जाएं सियासी निज़ाम पे अफगानिस्तान के। उसकी वजह ये है कि उसके पीछे तारीखी कुछ ऐसे अवामिल हैं जो कि इस खत्ते के लिए, नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए कुछ बहुत अच्छे नहीं रहे, बल्कि बहुत नुकसानदेह रहे हैं। तो इस किस्म की चीज़ को हम, पाकिस्तान भी नहीं चाहेगा और कोई और मुल्क नहीं चाहेगा, ईरान नहीं चाहेगा कि ऐसा मामला हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर ये खौफ और डर अमेरिका का कि शायद वहाँ पर, हाँ देखिए, बल्कि इसमें तो मैं कहूँगा रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उन्होंने फैसला किया कि मैंने अफवाज निकालनी है। अब वो थोड़ी ला तो लाल के बाद, लेकिन फाइनली बाइडन को मौका मिला और उन्होंने निकाल लिए फोर्सेस। तो मेरा ख्याल है कि ये अक्रॉस द बोर्ड पॉलिटिकल डिसीजन है वहाँ पर कि अब अफगानिस्तान जैसे एडवेंचर के अंदर हमें और वक्त और पैसा ज़िया नहीं करना चाहिए, हमें वहाँ फोकस करना चाहिए जहाँ पर कि हमारी ज़रूरत है, और वो पिवट टू द ईस्ट है, बड़ी वाज़ेह तौर पर है। वो इस हद तक, हालांकि हम सब इसके शाकी हैं कि भारत उनके साथ एक वो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बन गई है। मेरा ख्याल है ये जिम्मेदारी भी वो भारत को देख के चाहता है कि भारत भी अपना हिस्सा मलक्का स्ट्रेट्स तक डाले, बजाय इसके कि हम जहाँ पे जंग सोचते हैं कि चीन और इंडिया में होगी। तो अमेरिका का कोई इतना ज़्यादा ख़तरा इस किस्म का मुझे महसूस नहीं होता इस खत्ते से, जो कि उनको मजबूर करेगा कि वो जल्दी से जल्दी वापस आ जाए। आने वाले वक्तों में क्या होता है, अगर फिर 1267 साइन होती है, यूएनएससी की रेजोल्यूशन आएगी, सारे साइन करेंगे, पाकिस्तान भी साइन करेगा अगर, तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे वो कुछ करने के लिए जो हमने 2001 में किया। लेकिन अगर इस दफ़ा पाकिस्तान कहेगा कि वी आर स्टैंडिंग अवे, हम नहीं शामिल होना चाहते, अगर इतनी इनमें हिम्मत है और इतना स्टील है इनके अंदर, बैकबोन के अंदर, तो फिर वो कह सकते हैं कि हम नहीं खड़े होना चाहेंगे। लेकिन बाहर सूरत देखिए, एक इवॉल्विंग एमर्जिंग सिचुएशन है। फॉर द मोमेंट मुझे कोई किसी किस्म का खतरा महसूस नहीं होता कि पाकिस्तान से बेसिस मांगे जाएंगे या पाकिस्तान को कोई बेस देना पड़ेगा, कोई वजह ही नहीं बनती। होता है टैक्टिकल ऑपरेशनल रीजन बने उसकी, वो लॉजिक ही एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए खाम खा के खदशात हैं। मेरा ख्याल है इससे बढ़ के, हाँ, अमेरिका पाकिस्तान के तल्लुकात की बुनियाद मुस्तकबिल के लिए कैसे बनती है, उसके लिए मुख्तलिफ जोहतें इस वक्त जारी हैं। उसमें अमेरिका के अपने इंटरेस्ट भी होंगे, चाहे वो वापस आने के लिए, खित्ते को मैनेज करने के लिए, और पाकिस्तान की अपनी कोशिश कि ये सिक्योरिटी से बढ़ के अब ये इकोनॉमिक तरफ चल पड़े तो ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। तो दोनों साइड्स अपनी अपनी कोशिश करेंगी। देखिए कहाँ जाके बैठते हैं, ये तो देखने वाले आने वाले दिन हमें बता पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों हमारे साथ गुफ्तगू की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद के अंदर जो एक और सहाफ़ी के ऊपर हमला हुआ, असद अली तूर साहब का गुज़िश्ता रोज़ का वाक़या, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक ऐसे मसले का जिसने एक दफ़े फिर एक नए वाक़े की शक्ल में सर उठाया है। गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर को उनके अपार्टमेंट के अंदर 3 नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े के हवाले से जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी सामने आ गई है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि 3 अफराद जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं
वो असद तूर के ऊपर तशद्दुद करने के बाद उनके अपार्टमेंट से निकल रहे हैं और वहाँ से नीचे सीढ़ियों पर चले जाते हैं। सहाफ़ी तंजीमों ने आज इस वाक़े के बाद इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर एक एहतजाजी मुजाहिरा भी किया, जबकि जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने वाक़े का नोटिस लिया है और SP इस्लामाबाद को तहकीकात करने की हिदायत भी दी है। इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद हो या उनके गुमशुदा होने के वाक़यात ये पहली दफ़े नहीं हुए। इससे पहले गुज़िश्ता बरस सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया कि वो अचानक लापता हुए और फिर रात तक वो वापस आ गए। इससे कबल इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ जो ब्लॉगर्स हैं उनके लापता होने के भी वाक़यात सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पाकिस्तानी सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन शहर करार दिया गया है, जहां तशद्दुद और हमले जो हैं सहाफ़ियों के ऊपर वो 30 से ज़ायद रिपोर्ट किए गए। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अंबर शमसी साहिबा। ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो अंबर। जी अंबर साहिबा, ये बताइएगा कि ये जो ताज़ा तरीन वाक़या सामने आया है असद अली तूर साहब के हवाले से, आप इसको किस तरह देख रही हैं? इस्लामाबाद के अंदर ये कोई पहला वाक़या नहीं है पिछले गुज़िश्ता सालों के अंदर, और जितना भी एहतजाज कर ले, शोर मचा ले, लगता है कि हम एक वाक़या भूल पाते नहीं है कि एक दूसरा हो जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अल्फा दावत देने का। और ये बहुत अहम मसला है क्योंकि ये इसमें शिद्दत आपको नजर आती है ज़्यादा हो गई। जैसे आपने भी बयान किया था कि इस्लामाबाद एक NGO के मुताबिक, फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक, इस्लामाबाद सहाफ़ियों के लिए सबसे ख़तरनाक शहर बन चुका है। जबकि हमने ये भी देखा है कि गुज़िश्ता 2020 के मुकाबले में 2021 का अगर हम मुकाबला करें, जिस तरह से मीडिया के प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, वायलेशंस जिसको कहते हैं, जिसमें तशद्दुद हो गया, जिसमें धमकियां हो गई, कई किस्म की वायलेशंस होती हैं, उसमें 40% इजाफा हुआ है। अब इसमें आपको एक पैटर्न नजर आता है और पैटर्न ये है कि एक वाकया होता है, उसमें आपको दो बयानिए नजर आते हैं जो सोशल मीडिया पे भी नजर आते हैं, जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी नजर आते हैं, CCTV फुटेज भी नजर आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप मतीउल्लाह जान का केस लें तो वहां उनकी चेहरे भी हैं, साफ जाहिर होते हैं, शोर मचता है, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मचता है, लेकिन केस कहीं नहीं जाता। और अब असद तूर का जो वाक़या है ये भी पैटर्न का उसी से जहाँ से कबल भी असद अली तूर को कानूनी तौर पर तंग किया गया था, और मैं कहूँगी जानबूझ के तंग किया गया था ऐसे फ्रिवलस केसेस में, जिसको हाई कोर्ट ने फिर डिसमिस भी कर दिया था क्योंकि कुछ वकीला ने उनका दिफा किया था। लेकिन साथ साथ आपकी नौकरी की भी इनसिक्योरिटी होती है और फिर तशद्दुद का हर वक्त डर होता है। अब आप ये सोचें कि घर में घुस के ये 3 शख्स जो अंदर घुसे थे, और मेरी असद से भी बात हुई तफसील से कि उनके साथ क्या हुआ था, बिल्कुल कंप्लीट इम्प्यूनिटी आपको नजर आती है कि उन्होंने चेहरे भी नहीं छुपाए हुए थे, वो खुलकर बात कर रहे थे, उनके पास मोबाइल फोन थे। तो अगर हुकूमत चाहे, ये हुकूमत जिसने अभी जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल पेश किया है कौमी असेंबली में, और बहुत बड़ी फतह करार दिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में असल फतह तो यही होगी जब ये केस और दीगर जो इससे कबल जो वो मंतकी अंजाम तक पहुंचे, और फिर जो मुलव्वस है, जिनकी CCTV फुटेज भी आपके सामने मौजूद है, जिनकी शायद जैसे असद अली तूर के मामले में उनके मोबाइल फोन भी मौजूद है, तो आप जियो फेंसिंग के जरिए आप निशानदेही कर सकते हैं। अगर ये इंसाफ इन सहाफियों को मिले तो फिर हम कहेंगे कि वाकई ये हुकूमत सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाकई कानून बहुत अच्छी बात है, काफी मामला चल रहा था, लेकिन जब तक आप हुक्म तो दे देते हैं, कमेटी भी बना देंगे, जैसे हामिद मीर का केस है, JIT भी बन जाएगी वगैरह वगैरह, लेकिन जब तक कोई पकड़ा नहीं जाएगा तो ये जो ऑडेसिटी, इम्प्यूनिटी है, ये खत्म नहीं होगी। बल्कि हमें ये न लगता है कि कोई भी सहाफी जो शायद बयानिए को चैलेंज करे, ये जैसे आपने जिक्र किया, ये बताइएगा कि ये जो कानून हुकूमत ने अभी पास किया है, मतलब कि इसके ख्याल में ऐसे वाक़यात में कोई फ़र्क पड़ेगा? या आपने जैसे कहा कि इन लोगों को पकड़ना चाहिए, तो पकड़ने से तो कानून शायद पहले भी नहीं रोक रहा था हुकूमत को या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। ज़रूरी तो नहीं है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल हो तो उसके बाद ही लोग पकड़े जाते हैं जो हमला करें या तशद्दुद करें सहाफ़ियों के ऊपर, क्योंकि कानून की खिलाफ वर्जी तो वो पहले भी था। तो इस कानून के आने से आपके ख्याल में कोई फ़र्क पड़ सकता है, चाहे हम उसको सिर्फ इसी तरह देखें कि चलो हुकूमत पे थोड़ा दबाव बढ़ गया है?
जी, दबाव तो एक वक्ती तौर पर होता है ना कि बात होती है, बैनुल-अक़वामी सतह पर बात होती है, फिर थोड़ा-सा दबाव बढ़ता है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए, चाहे जो भी इत्तेहादी हैं, वहाँ उनकी तरफ से कुछ प्रेशर आ जाए, कोई रिपोर्ट आ जाए, कुछ शोर मचे, ये वक्ती है। देखिए, दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि जबरी गुमशुदगी का भी कमीशन मौजूद है। इसका ये मतलब है कि ये मामला हल हो चुका है। इसका ज़ाहिर है कानून पास करने से, एक कमीशन बनाने से आप बैनुल-अक़वामी सतह पर आप ज़ाहिर तो कर सकते हैं कि देखिए हम इंसानी हकूक़ की बिल्कुल हम इज़्ज़त करते हैं। हम जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिन पे हमारे दस्तखत हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल कंट्री, लेकिन जब कोई पकड़ा नहीं जाता, गुमशुदगी का जो जबरी गुमशुदगी का कमीशन देखे, वहाँ कितने लोग जो हैं उनको इंसाफ मिला है, और इंसाफ नहीं है कि वो वापस हुए हैं या ये मालूम हुआ है कि वो कहाँ गुम हुए हुए हैं। ये है कि जिसने उनको उठाया था, क्या उनको नहीं, दैट इज़ द रियल टेस्ट। और मेरे ख्याल में कि एक कानून बहुत अच्छी बात है जैसे मैंने कहा, लेकिन असल टेस्ट तो उसकी उस पे अमल होना होता है ना। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें इससे पहले जो एसिड, अच्छा अंबर साहब जरा कवानीन से हटके अगर ये बात करें तो आपके ख्याल में इस्लामाबाद के अंदर अब इतने ज़्यादा वाक़यात क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली प्रेस फ्रीडम के हवाले से, सहाफ़ियों के ऊपर हमले के हवाले से ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में हम दहाइयों से इस तरह के वाक़यात देख रहे हैं, बट जनरली हमेशा ये कहा जाता था कि ये दूर दराज इलाकों में ज़्यादा इस तरह के वाक़यात होते हैं, दूर दराज इलाकों में जो सहाफ़ी होते हैं वो ज़्यादा वनरेबल होते हैं। मगर पिछले चंद सालों के अंदर, अब जैसे हमने भी रिपोर्ट का जिक्र किया, आपने भी उसका रेफरेंस दिया कि इस्लामाबाद इज़ नाउ अपेयरिंग टू बी अ सिटी जहाँ सहाफ़ी जो है वो सबसे ज़्यादा शायद उनको ख़तरा लाहक है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं। आपके ख़्याल में इसकी वजह क्या है, जो कि पहले माजी के अंदर इस तरह हम बड़े शहरों में, ख़ास तौर पे जो दारुल हुकूमत है वहाँ इस तरह के वाक़यात कम देखा करते थे? देखिए अल्फा, ये भी हम इसमें डिनाई नहीं कर सकते कि जो सहाफ़ी दराज के इलाके रहते हैं वो शायद उनको ज्यादा उन पर दबाव होता है। एक तरह से था कि अगर आप बड़े शहर में और आपके कनेक्शंस है, ताल्लुकात हैं, लोग आपको जानते हैं, तो फिर आप थोड़े से शायद ज्यादा महफूज, जो लोग गुमशुदगी में मुलव्वस होते हैं या घर में घुसकर आपको आपके मुंह पर कपड़ा बांधकर आपकी मार को गोली मारते हैं, तो वो शायद कुछ डरे कि यहाँ ज्यादा तवज्जो मिलेगी और वगैरह वगैरह। आप देखिए कि सिंध में भी ये जो रिपोर्ट्स का मैं जिक्र करी उसमें ये भी लिखा गया और बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सिंध में भी ऐसे वाकयात में इजाफा हुआ है। इट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर जर्नलिस्ट, और वहाँ भी एक कानून सिंध असेंबली में भी पेश हुआ है। लेकिन मसला इस्लामाबाद का ये है कि एक तो ये आपको दारुल सेफ सिटी कैमरास हैं, इसके फिर दो आपको मतलब हम अखज़ कर सकते हैं कि जो लोग ये करते हैं, जो कुव्वतें ये करती हैं, या जो लोग इन वाकयात में मुलव्वस होते हैं, उनको पकड़े जाने का कोई डर नहीं है, अब नहीं रहा। वो विनय, वो फसाद अब खत्म हो गया है। जी अंबर, अब हुकूमत से हमें क्या यहाँ एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? मतियुल्लाह जान के वाक़े में भी कुछ नहीं हुआ, आपने हामिद मीर साहब के वाक़े का जिक्र किया, उसके तो इतने साल गुजर गए, हुकूमतें तब्दील हो गई, कुछ नहीं हुआ। अब असद अली तूर साहब के वाक़े के अंदर ख़ास तौर पे जब एक कानून जो है वो सामने भी आ चुका है, हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हफ्तों के अंदर कोई ना कोई जो परपेट्रेटर्स है वो पकड़े जाएँ, और अगर ना पकड़े जाएँ तो सहाफ़ियों की तरफ से क्या रिएक्शन आना चाहिए? देखिए, सहाफ़ियों ने आज भी सहाफ़ियों ने बयानात भी जारी किए हैं। सहाफ़ी जो हैं वो हुकूमत से भी बातचीत में रहती है। अब मिसाल के तौर पर अगर सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कानून है उसमें भी मुशावरत भी शामिल थी। तो कोशिश सहाफ़ियों की तरफ से हो सकती है। अब सहाफ़ी और मज़ीद क्या कर सकते हैं, मेरे ख़्याल में ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हुकूमत को अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सहाफ़ियों ने जितना करना था वो कर चुके हैं। अब आपको ये भी मालूम है कि इसमें सिर्फ मामला तशद्दुद का, वायलेंस का, धमकियों का नहीं है। दिस इज इशू ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आप देखिए कि असद अली के साथ जो हुआ है, किस तरह से मुंसलिक अपने यूट्यूब। बहुत बहुत शुक्रिया अंबर साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो केस है, उसके अंदर हुकूमत की तरफ से इत्तला आ रही है
कि एक दूसरी रिव्यू पिटिशन जो है वो दायर कर दी गई है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, जिनके खिलाफ हुकूमत ने एक और कानूनी कदम उठाया है। आज सदर, वज़ीर आज़म, वजारत कानून, वजारत दाखिला और FPR की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर किए जाने की खबर आई है। कहा यह जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहले फैसले पर नज़रसानी करते हुए काजी साहब के ख़ानदान के असासों की जो तहकीकात का मामला FPR को भिजवाने का फ़ैसला करके उसको रद्द किया था, उसके ख़िलाफ़ जो एक रिव्यू पिटिशन जो है दूसरी रिव्यू पिटिशन वो हुकूमत की तरफ से जमा करवा दी गई है। इसकी तस्दीक भी हो गई है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इन अपील्स को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर मुस्तरद कर दिया और अब इन एतराज़ात को दूर करके अपील्स को दोबारा जो है वो सबमिट किया जाएगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं नासिर साहब, ये नुमाइंदा हैं डॉन अखबार इस्लामाबाद के। वेलकम टू द शो। जी नासिर साहब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। एक दोबारा जब एक मामला जो है जिसकी रिव्यू पिटिशन पे भी फैसला आ चुका है, तो कैसे एक दूसरी रिव्यू पिटिशन जो है वो हुकूमत की तरफ से सामने आई है और उसके ऊपर कौन सी टेक्निकल जो ऑब्जेक्शंस हैं वो लगाई हैं रजिस्ट्रार ने? शुक्रिया आरिफा। बेसिकली ये एक नई कंसेप्ट है। इस पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अमूमन जब रिव्यू पिटिशन डिसाइड हो जाती है तो दोबारा पिटिशन नहीं फाइल होती, लेकिन ये इन्होंने इसको जो जुरिसडिक्शन इस्तेमाल की है क्यूरेटिव रिव्यू पिटिशन, जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने वापस कर दी है, ये कहते हुए कि रिव्यू पिटिशन के ऊपर रिव्यू पिटिशन नहीं होती। लेकिन जो स्पोक्स पर्सन है वजारत कानून, उन्होंने ये कहा है कि हम इसको दोबारा पिटिशन को ठीक करके दोबारा जमा कराएंगे। वैसे 30 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रार ऑफिस के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हैं, जो एक जज इन चैम्बर सुन के उसको या रद्द कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है या 3 मेंबर बेंच को भेज सकता है कि वो ये मामला सुने दोबारा। लेकिन जो ये कंसेप्ट है, ये क्यूरेटिव अपील का जो कॉन्सेप्ट, ये मतलब कि हुकूमत ने शायद अपनी पिटिशन के अंदर लिखा है कि ये एक क्यूरेटिव पिटिशन है। कानून के जो स्पोक्स पर्सन की जो अनाउंसमेंट है उसमें भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ये बेसिकली पाकिस्तान में नया कंसेप्ट है, लेकिन ये इंडिया में 2002 में इस्तेमाल हुआ है। ये पाकिस्तान में नासिर साहब, जब आप ये कहते हैं कि ये नया कॉन्सेप्ट है, तो क्या आपका मकसद कहना ये है कि इससे पहले भी कभी ये इसके ऊपर कोई लीगल प्रेसिडेंट सेट हुआ है, या ये नया इसलिए है क्योंकि हुकूमत ने पहली दफे इसको इस्तेमाल किया है? असल में क्यूरेटिव का जो लफ्ज है वो तो पहली दफा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये जब जस्टिस साकिब निसार चीफ जस्टिस थे, उन्होंने जब उन्होंने जजेस पेंशन केस में ये कंसेप्ट मतलब ये होल्ड किया था कि अगर कोई ऐसी जजमेंट जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया था पर इंक्यूरियम, या ऐसा जजमेंट जो कि समझा जाए कि वो लॉ के खिलाफ है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम दोबारा रिव्यू पिटिशन सुन सकते हैं। तो और कोई लीगल प्रेसिडेंट भी सेट किया था उन्होंने इस हवाले से? क्या कोई ऐसा फैसला दिया था? देखें, वो जजमेंट थी, लेकिन जिसे कहते हैं ना क्यूरेटिव जजमेंट, वो जरा नया कंसेप्ट है। और वो अब जब अगर ये एक्सेप्ट हो गई और हियरिंग हुई तो इसके ऊपर बहस भी होगी। और क्योंकि ये इंडिया में हुआ है, तो ये चूंकि आपको पता है लॉ इवॉल्व होता रहता है, तो मेरे ख्याल में ये जूरिस्प्रूडेंस जो है वो इवॉल्व होगी। देखते हैं कि इसमें क्या नतीजा निकलता है। अच्छा नासिर, ये बताइएगा कि ये इसका मकसद क्या, या ये कॉन्सेप्ट है क्या? कंसेप्ट यही है कि अगर जजमेंट में कोई गलती रह गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जो फाइल की है क्यूरेटिव रिव्यू पिटिशन, उनका भी यही कहना है कि मेरा मतलब वैसे तो हमने पिटिशन नहीं पढ़ सके क्योंकि वो पिटिशन वापस ले गई है और वो दोबारा जमा होगी, तो वो हमने डिटेल में, लेकिन जो इधर उधर से बात करके पता चला थोड़ा बहुत, वो यही है कि FBR का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना गया। जो आपको याद होगा कि जो रेफरेंस फाइल किया गया था प्रेसिडेंट की तरफ से, उसमें यही एलिगेशन थी कि मिसेस सरीना ईसा
और उनके बच्चों के 3 प्रॉपर्टीज हैं लंदन में जो कि उन्होंने शो नहीं की है अपने टैक्स रिटर्न्स में। तो उनका कहना था कि ये मिसकंडक्ट है। तो चूंकि वो कहते हैं कि FBI, और आपको याद होगा कि जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटीशन के, उसमें उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और FBI को किसी किस्म की भी मजीद इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दिया था। तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो फेडरल गवर्नमेंट है वो खुश नहीं है इस जजमेंट। तो नासिर साहब ये बताइएगा कि ये फैसला करना कि जजमेंट में कोई गलती रह गई है और इसकी वजह से क्योरेटिव रिव्यू पिटिशन एक्सेप्ट होगी या दायर की जाएगी, तो ये जो भी इंडिया से कॉन्सेप्ट है या जहां से भी है, तो ये फैसला वो इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने ही करना होता है, मगर पिटिशन एक दायर की जा सकती है किसी भी फैसले के खिलाफ, सेइंग कि जी कोई गलती रह गई है, कोई शिकायत रह गई है, इसलिए आपको एक दूसरी रिव्यू पिटिशन सुननी चाहिए। देखिए, रिव्यू पिटिशन जो ओरिजिनल रिव्यू पिटिशन होती है ना, वो ओरिजिनल हियरिंग के खिलाफ इसीलिए की जाती है कि जो लिटिगेंट होता है वो ये समझता है कि जो जजमेंट आई है उसमें कोई एरर, कोई गलती रह गई है, लेकिन उसको ये साबित करना होता है कि ये गलती बहुत ग्लेरिंग है, यानी ये बहुत जो नजर आ रही है, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस है, यानी कि शदीद किस्म की गलती है। लेकिन ये जो सेकंड रिव्यू पिटीशन का कंसेप्ट है, ये मैंने बताया ना कि ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है और हुकूमत को उसको अच्छा खासा सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा। मतलब ये कोई इतनी इजी सेल नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 17 मेंबर बेंच सुने, यानी जो 17 मेंबर है वो फुल स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस होते हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। तो ये अच्छी खासी जो प्रिलिमिनरी हियरिंग होगी जब भी ये केस टेकअप होगा, अव्वल तो ये जरूरी नहीं है कि फौरन टेकअप हुआ, और ये भी मुमकिन है कि सपोज अगर जजमेंट जो रिव्यू पिटीशन की जो डिटेल रीजनिंग है अगर वो आ गई इन द मीन वाली और उसमें कोई ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं दी गई जो हुकूमत समझती है कि उनके लिए खतरनाक है, डैमेजिंग है, तो हो सकता है ये पिटीशन भी वो उसको परसू ना करे और ये डाई डाउन हो जाए। लेकिन अगर कोई इस तरह की डायरेक्शन आ गई जो सख्त हो, तो फिर वो यकीनन इसको परसू करेंगे और इसको इंसिस्ट करेंगे कि ये मतलब एप्लीकेशनें दे दे के इसको अभी हियरिंग किया जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो सेम टाइम।